कभी सोचा है एक ऐसी छतरी के बारे में जो दिखती तो नहीं, पर पिछले 75 सालों से उसने दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध से बचाए रखा है। जी हाँ, ये है अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन, जिसने कई देशों की किस्मत तय की और हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। चलिए आज इसी छतरी के नीचे की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य छतरी है क्या, जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। असल में ये एक बहुत बड़ी और बेहद जटिल वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था है, जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले समझेंगे कि ये अमेरिकी सुरक्षा छतरी है क्या, फिर देखेंगे कि देशों ने इसके जवाब में कौन से 2 अलग रास्ते अपनाए, जानेंगे कि इस सुरक्षा की कीमत क्या थी, और फिर बात करेंगे कि ये व्यवस्था अब क्यों बिखर रही है, और आखिर में हम इससे भविष्य के लिए क्या सबक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये अमेरिकी सुरक्षा छतरी असल में थी क्या? देखिए, इसको एक सीधे साधे सौदे की तरह समझिए। अमेरिका ने कहा, हम दुनिया भर में अपने सहयोगियों को सैन्य सुरक्षा देंगे और बदले में उन सहयोगियों से उम्मीद थी कि वे वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेंगे। एक हाथ दो, एक हाथ लो। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव थी ना, वो थी न्यूक्लियर अम्ब्रेला। इसका मतलब बहुत सीधा और सच कहूं तो गंभीर था। अमेरिका का वादा था कि अगर उसके किसी भी सहयोगी देश पर हमला होता है तो वो हमलावर देश पर परमाणु हमले की धमकी देगा। ये कोई छोटी मोटी गारंटी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की गारंटी थी। अच्छा, इस छतरी के 2 बहुत बड़े मकसद थे। पहला तो साफ था, सोवियत संघ जैसे बड़े खतरों और दूसरे क्षेत्रीय हमलावरों को रोकना। लेकिन दूसरा मकसद शायद और भी जरूरी था, और वो था अपने ही दोस्तों को, अपने सहयोगियों को खुद के परमाणु बम बनाने से रोकना। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर देश ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को एक ही तरह से नहीं देखा। यहीं से 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकले। एक था सहयोगियों का रास्ता और दूसरा था हथियारों का। तो ये 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ थे जर्मनी और जापान जैसे देश, जिन्होंने कहा, ठीक है, हम अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, और अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा अपनी अर्थव्यवस्था बनाने में लगा दिया। और फिर दूसरी तरफ थे इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश, जिन्होंने अमेरिकी मदद तो ली, लेकिन कहा, भरोसा ठीक है, पर अपनी सुरक्षा के लिए हमें अपने खुद के सबसे बड़े हथियार भी बनाने हों। तो पहले रास्ते की बात करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को सेना से ऊपर रखना। इन देशों का तर्क बड़ा सीधा था। जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश हमारी रक्षा कर ही रहा है, तो हम अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सेना पर क्यों बर्बाद करें, क्यों ना उसे आर्थिक तरक्की पर लगाएं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जापान। दशकों तक इस अमेरिकी छतरी के नीचे उन्होंने अपनी जीडीपी का औसतन सिर्फ 1% सेना पर खर्च किया। ये जो भारी बचत हुई, उसी पैसे ने जापान के आर्थिक चमत्कार को मुमकिन बनाया। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, आत्मनिर्भरता, चाहे कीमत कुछ भी हो। इन देशों के लिए सिर्फ अमेरिका का वादा काफी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके दुश्मन ठीक पड़ोस में थे, और खतरा इतना बड़ा और इतना असली था कि वे किसी और पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। साल 2024 में अमेरिका से भारी मदद मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी जीडीपी का 8.8% सेना पर खर्च किया। याद है जापान का आंकड़ा? सिर्फ 1%, और यहाँ 8.8%। ये जमीन आसमान का फर्क इन 2 अलग अलग रास्तों की पूरी कहानी कह देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सुरक्षा की कीमत क्या थी? इन गठबंधनों में असल में कौन किसका इस्तेमाल कर रहा था? क्या अमेरिका अपने सहयोगियों का इस्तेमाल कर रहा था, या सहयोगी देश अमेरिका का? देखिए, ये एक 2 वे स्ट्रीट थी, दोनों तरफ से फायदा था। अमेरिका के नजरिए से देखें तो इन सहयोगी देशों ने उसे दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए फॉरवर्ड बेस दिए और राजनीतिक लेजिटिमेसी यानी वैधता भी दी। वहीं सहयोगियों के नजरिए से देखें तो अमेरिका ने उन्हें बहुत ही सस्ती सुरक्षा दी, जिससे वे बिना किसी फिक्र के आर्थिक विकास कर सकें। अब इस पूरी चीज को समझने के ना 3 अलग अलग चश्मे हैं। यथार्थवाद की थ्योरी कहती है कि ये सब बस ताकत और जिंदा रहने का खेल था। उदारवाद के मुताबिक ये गठबंधन व्यापार और आपसी फायदे के लिए बने थे, और रचनावाद का मानना है
कि ये साझा मूल्यों और पहचान की वजह से था, मतलब हम पश्चिमी देश एक हैं वाली भावना। सच कहूँ तो इन तीनों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। पर अब आते हैं आज के दौर में, जहाँ ये 75 साल पुरानी व्यवस्था अब चटकने लगी है। दुनिया में नए खतरे उभर रहे हैं और ये पुराने सौदे, ये पुराने वादे अब एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा और मुखर संकेत खुद अमेरिका की तरफ से ही आया, जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सहयोगियों के बारे में साफ साफ कह दिया, अगर वे पैसे नहीं देते हैं तो मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा। इस एक बयान ने 70 साल के भरोसे को हिलाकर रख दिया। और इसका असर वो तो साफ दिख रहा है। 2021 में नेटो के सिर्फ 6 देश रक्षा पर अपनी जीडीपी का 2% खर्च करने का लक्ष्य पूरा कर रहे थे। 2024 तक ये संख्या बढ़कर 23 हो गई। ये आंकड़े चिल्ला कर कह रहे हैं कि सहयोगी देश अब अमेरिकी छतरी के भरोसे नहीं बैठे हैं। इसका एक और जबरदस्त संकेत है जापान का ऐतिहासिक बदलाव। वही जापान जो दशकों से शांतिवादी रहा, अब 2027 तक अपना रक्षा खर्च दुगुना करके जीडीपी का 2% करने और लंबी दूरी की स्ट्राइक मिसाइलें हासिल करने की राह पर है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो इतनी लंबी कहानी से, इस 75 साल के जटिल प्रयोग से हम इस नए युग के लिए आखिर क्या सबक सीख सकते हैं? 4 बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, बाहरी सुरक्षा कुछ देर के लिए तो राहत दे सकती है, पर अंत में हर देश को अपनी मदद खुद करनी ही पड़ती है। दूसरी, गठबंधन आपको अमीर तो बना सकते हैं, पर साथ ही निर्भर भी बना देते हैं। तीसरी, जिस देश पर आप निर्भर हैं उसकी अपनी राजनीति कभी भी बदल सकती है और आपका सहारा छिन सकता है। और आखिर में, कोई भी व्यवस्था तभी चलती है जब दोनों तरफ से जिम्मेदारी निभाई जाए। तो आखिर में ये बड़ा सवाल बच जाता है, अमेरिकी छतरी बदल रही है, शायद सिकुड़ रही है, तो आने वाले तूफान में क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक, शायद दशकों तक, वैश्विक सुरक्षा को परिभाषित करेगा।